इस वीडियो में हमने पुरानी स्टडी से सारी रिलेटेड वीडियोस को कंबाइन किया है जिन्हें मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स ने लाइक किया था, ताकि हम में से जो लोग एक ही वीडियो में वो सारे स्टडी टिप्स देखना चाहते हैं वो उसे जल्दी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टडी टिप से, जो कहती है देयर इज ओनली वन वे टू स्टडी, हाउ टू बी अ हाई स्कूल सुपरस्टार, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हाउ टू विन एट कॉलेज। और डीप वर्क बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है स्टडी करने का। कैल ने जब बहुत से टॉपर स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लिए तो उन्हें पता चला कि उन सब में एक बात कॉमन थी। आप गेस कीजिए कि वो क्या है। इस टेक्निक को बताने का बेस्ट वे एक स्टोरी है, तो मैं भी उसी वे में बताऊंगा। ये स्टोरी है यूएस के एक लेफ्टिनेंट की जिनका नाम लॉरा था, जिन्होंने कॉल को कॉल किया और कहा कि वो यूएस नेवी के न्यूक्लियर स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उसका 6 महीने का क्रैश कोर्स चल रहा था। ये एक ऐसा कोर्स है जो यूएस नेवी अपने ऑफिसर से करवाती है इससे पहले कि वो रियल वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स या न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट में जाके काम करें। तो लॉरा ने कैल से कहा, कैल मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं हर वक्त सिर्फ अपने बुक्स के साथ ही होती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उसके बावजूद मैं फेल होने की कगार में हूँ और अगर मुझे और पढ़ाई करनी है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि मुझे अपनी नींद भी पूरे तरीके से छोड़नी पड़ेगी ताकि मैं ज्यादा देर तक पढ़ सकूं। बताओ अब मैं क्या करूं? और हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी यही करते हैं। वो ट्यूशंस अटेंड करते हैं और उसके बाद भी घर आके पढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिजल्ट गंदा आता है। एनीवेज, कैल ने लॉरा को कहा कि देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड स्टडी से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उन्हें बुक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना है या उन्हें वो चीज करनी है जो बाकी क्लासमेट्स कर रहे हैं। तुम एग्जैक्टली स्पेसिफिक तरीके से मुझे ये बताओ कि तुम पढ़ती कैसे हो। इस पर लॉरा ने कहा, ओके मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताती हूँ। देखो, हमारे नेवी स्कूल वाले हमें टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं स्कूल में ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं अपने नोट्स दोबारा से रिवाइज करती हूँ और जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं उन्हें बार बार पढ़ती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जब लॉरा ये कह रही थी तो उसने खुद ही कह दिया, हो सकता है मेरा बार बार पढ़ने का तरीका ही अच्छा ना हो, लेकिन फिर अच्छा तरीका है क्या पढ़ने का? इस पर कैल ने कहा, तुम्हारा मेथड गलत है। मैं तुम्हें अपना मेथड बताता हूँ पढ़ने का, जो मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन अपने डॉक्टरेट की डिग्री में यूज किया था जब मैं MIT में था। और इवन जब मैं अपनी सेकंड बुक लिख रहा था तो इसी स्टडी तरीके को मैंने बाकी टॉपर स्टूडेंट में भी नोटिस किया और ये तरीका है कि हमें इस आदमी को कॉपी करना है। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, हमें भी एग्जैक्टली यही करना है। इसे कैल न्यूपोर्ट एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, जो कि 3 स्टेप प्रोसेस है। 1, हमें प्रिटेंड करना है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं और हमें जोर से बोल के उन्हें पढ़ाने की एक्टिंग करनी है। हमें पूरे सेंटेंसेस जितनी डिटेल में हो वैसे बोलने हैं, ना कि आधे सेंटेंसेस। और 3rd, हमें उस वक्त ना नोट्स को और बुक्स को देखना है, यानी हमें इन दोनों चीजों को बंद रखना है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को लॉरा की स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर करें तो वो बस खुद को स्टडी मटेरियल के साथ एक्सपोज कर रही थी और इस स्ट्रैटेजी को पैसिव रिकॉल कहते हैं। अगर हम चीजों को अपने मन में ही बोलते रहेंगे या सिर्फ हाईलाइट करते रहेंगे तो ये सबसे बकवास तरीका है स्टडी करने का। एक्टिव रिकॉल जिम में वेट उठाने के जैसा है। अगर हम थर्मोकॉल से वेट उठाएंगे तो हमारी मसल्स कभी ग्रो नहीं करेंगे। हमें अपनी कैपेसिटी से हमेशा थोड़ा ज्यादा वेट उठाना है और एक्टिव रिकॉल में ऐसा ही होता है कि हम अपने ब्रेन से ज्यादा काम करवाते हैं, इसलिए हम जल्दी थक भी जाते हैं और इसीलिए एक्टिव रिकॉल से पढ़ने के 1 घंटे के बाद हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद लॉरा ने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो जिन भी चैप्टर्स को एक्टिव रिकॉल से खत्म करती उसे टिक मार लेती और उसने नोटिस किया कि वो अपने फ्रेंड्स के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सिलेबस को खत्म कर देती हैं और जल्दी फ्री हो जाती हैं। बीच में तो वो डर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं मेहनत ही नहीं कर रही, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो उसके काफी सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम नंबर आए और वो पूरे स्कूल में 3rd पोजीशन में रही। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सॉल्व लास्ट 10 years क्वेश्चंस फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सबसे पहले लास्ट 10 years के क्वेश्चंस खत्म करने हैं। आई नो हमें से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, ये तो कोई लूजर की टेक्निक लग रही है। लेकिन अगर हम किसी भी IAS या IIT के टॉपर के इंटरव्यू देखें और पैटर्न नोटिस करें तो उन्होंने एक बात जरूर कही होती है कि फर्स्ट सॉल्व लास्ट 10 year क्वेश्चंस। अब चाहे हम इसे फोकस का नाम दें या 80-20 प्रिंसिपल का, क्योंकि कुछ पोर्शन सिलेबस का बाकी पोर्शन के कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप सैंपल पेपर्स उठाओ और उसे रटने लग जाओ। हमारा कहने का मतलब है कि आप कुछ सिलेबस का पोर्शन उठाओ, उस कॉन्सेप्ट को आराम से समझो और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लास्ट 10 years क्वेश्चन सॉल्व करो और ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट करके आप पूरा सिलेबस पहले खत्म कर लो। इस टिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस टिप ने हमारे सिलेबस को ऑर्गेनाइज करवा दिया है और हम अपने सिलेबस का मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन पहले खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अगले आने वाले क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से समवट रिलेटेड होंगे। अब एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद अगर हमारे पास कुछ टाइम बचता है तो हमें बाकी पोर्शन सिलेबस का पहले खत्म करना है,
जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टडी टिप कहती है रिलैक्स बॉडी। ये स्टेप कहता है कि जो हमें टेंशन होती है उसे कैसे रिलीज करें, क्योंकि हर चीज दुनिया में एक माइंड गेम है। तो हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमें बहुत टेंशन हो रही होगी, खास करके एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम से जस्ट पहले, और दूसरा जब हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही होगी, यानी एग्जाम से 7 या 8 महीने पहले। तो देखिए, कंपटीशन तो हमारे साथ ही होता है, हमें खुद से कैसे काम करवाना है ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो एक स्ट्रैटेजी जो हम यूज कर सकते हैं वो है कि जब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, यानी एग्जाम के लिए हमारे पास काफी टाइम है, तो हम अपने को जबरदस्ती टेंशन दिलवा सकते हैं कुछ ऐसे थॉट्स लाकर कि यार तू ये क्या कर रहा है, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो कोई जादू नहीं होगा, इस तरीके से तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं अपना कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा और एक यूजलेस आदमी की तरह मर जाऊंगा। और जब एग्जाम का टाइम आएगा और हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, तो हमें पता है कि अब हमें अपनी टेंशन को रिलीज करना है, तो हम अपने ब्रेन में दूसरे तरीके के थॉट्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। यार ऐसी की तैसी जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो एक यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा, या फिर कोई बहुत मोटिवेटिंग लक्ष्य मूवी टाइप सॉन्ग हम सुन सकते हैं ताकि हमारा माइंड टेंशन रिलीज कर दे। देखो, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और गोल सिर्फ इतना है कि हम खुद से मेहनत करवा पाए, कभी टेंशन लेके और कभी उसे रिलीज करके। नेक्स्ट टिप कहती है कि एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। ये पॉइंट कहता है कि जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उस कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में किसी दूसरे को नहीं समझा पाते, इतनी सिंपल भाषा में ताकि 5 साल के बच्चे को भी वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। होता यह है कि जब भी हम में से मैक्सिमम लोग कोई नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब तक हम कोई बड़ा नया साइंटिफिक वर्ड या कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करेंगे तब तक बाकियों को ये नहीं लगेगा कि हमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force. जबकि रियलिटी में रियल समझ इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसी कॉन्सेप्ट पर reddit.com पर एक बहुत ही फेमस पेज है जिसका नाम है एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, जिसमें लोग अपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स लोग सिंपल से सिंपल भाषा में उसे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट एक लेमैन को भी समझ आ जाए। अब बेसिकली जब भी हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें बुक बंद करके उस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाना है जैसे कि हम किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। इसमें हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, कोई जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं, कोई साइंटिफिक वर्ड्स नहीं, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो जाए। नेक्स्ट स्टडी टिप कहती है इफ यू डोंट डू दिस नथिंग एल्स विल मैटर। ये पॉइंट कहता है कि अगर हमने पहले बताए हुए सारे स्टडी टिप्स भी फॉलो कर लिए लेकिन इस स्टडी टिप को फॉलो नहीं किया तो कुछ मैटर नहीं करेगा। देखो, हाई क्वालिटी वर्क होता है टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी। तो अगर आप देखो कि इस इक्वेशन में एक टर्म है इंटेंसिटी, यानी कितने फोकस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है और वो है डीप वर्क, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बेशक हम पूरे दिन भी बुक्स लेके बैठे रहें, हमसे कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा। डीप वर्क कहता है कि अगर हम एक साथ मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और हमेशा हमारे माइंड में अटेंशन रेजिड्यू रह जाता है। अटेंशन रेजिड्यू उसे कहते हैं कि जब भी हम नया काम करते हैं तो हमारी फोकस 20 से 30% पुराने काम में रहती है। यानी पढ़ाई करते वक्त अगर हम YouTube शॉर्ट्स देखेंगे तो वापस जब हम पढ़ाई करने आएंगे तो हमारा ब्रेन पिछले YouTube शॉर्ट पर ही कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक ही तरीका है, वो है मोनेस्टिक अप्रोच, मीनिंग कि जब भी हम गोल अचीव कर रहे हैं तब तक हम उसी काम में लगे रहें। जैसे कि एक मॉन्क अपने तपस्या के टाइम पर 1 से 1.5 साल तक पहाड़ों में चले जाते हैं जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जैसे कि हैरी पॉटर बुक की ऑथर J.K. राउलिंग 2007 में हैरी पॉटर की बुक लिखने जा रही थी, तो उन्होंने पूरी की पूरी बुक एक होटल में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से दूर जाके लिखी, क्योंकि वो कहती हैं कि घर में बच्चों का चिल्लाना, कुत्तों का भौंकना उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता था और उन्हें एक आइसोलेशन चाहिए थी। 1974 में बिल गेट्स जब बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे तो वो 8 हफ्तों तक उसी प्रोग्रामिंग में लगे रहे। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि जब भी वो थक जाते थे तो वो उसी टेबल में सो जाते थे जिसमें वो काम करते थे और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन रखी। दोस्तों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े। इनमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट था 1, देयर इज ओनली वन वे टू स्टडी, जो कि है एक्टिव रिकॉल, यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, बुक बंद करो और उसे जोर से बोलो जैसे कि किसे पढ़ा रहे हो। सेकंड तरीका कहता है कि पहले 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बाकी सिलेबस। थर्ड तरीके में हमने देखा था कि हम खुद के थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कभी हमें टेंशन लेनी है और कभी हमें रिलीज करनी है। नेक्स्ट टिप थी एक्सप्लेन इट लाइक 5, यानी अगर सच में हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम उसे बहुत ही सिंपल भाषा में एक 5 साल के बच्चे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिफ्थ टिप थी डीप वर्क, यानी फुली फोकस्ड काम। दोस्तों, स्टूडेंट से रिलेटेड जो बुक्स हैं जैसे कि डीप वर्क या फिर हाउ टू बिकम अ हाई स्कूल सुपरस्टार, इन सब बुक्स की डिटेल समरी गूगल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में
1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप अपने स्टडी के टाइम में खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज भी हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।